अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर की एपिसोड नंबर 4 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। उसे जॉब करते 2 हफ्ते हो चुके थे और उन 2 हफ्तों में उसका सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक घर के किसी फ़र्द से सामना नहीं होता था, जिसके सबब वो काफ़ी सुकून में थी। क्योंकि जब सामना नहीं होता था तो ना ही एक दूसरे की बेजार सूरतें देखनी पड़ती, ना जी जली कटी बातें सुपुर्द करनी पड़ती। हर वक्त कमरे में बंद रहने से हर वक्त की सोचों और चिड़चिड़ेपन से भी अच्छी खासी जान छूटी थी। बोतल कहाँ चली गई? टेबल पे बिखरी चीज़ों को वो ऐसे अथल पथल करते मतलाशी निगाहों से वो यहाँ वहाँ देखने लगी जैसे उनके नीचे से बोतल निकल आएगी। बोतल टेबल पे होती तो साफ दिख जाती, शायद नीचे हो। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी मगर अपनी बोतल ही नहीं मिल रही थी। फिर ख्याल आया कि टेबल की नीचे होगी तो सर झुकाए नीचे देखने लगी और बोतल वाकई नीचे थी, मगर पाँव लगने से लुढ़क कर आगे क्यों चली गई थी। वो नीचे बैठी और बोतल पकड़े वापस उठने लगी तो सर जोर से टेबल की छत से टकराया। आह! बेख्तियार मुंह से दर्द भरी कराह निकली और हाथ सर को मलता गया। खुद पे तो गुस्सा आया ही, टेबल को भी गुस्से से 2 पंच रसीद किए, मगर उल्टा तकलीफ खुद को ही हुई। अहाना तुम्हें सर बुला रहे हैं, कह रही हैं फ़ौरन उनके ऑफिस पहुंचो। उसकी कुलीग उसे ज़यान का पैगाम देकर फ़ौरन चलती बनी। एक तो वो पहले ही तपी पड़ी थी, ऊपर से ज़यान का बुलावा आ गया। क्या मुसीबत है, हर 2 मिनट बाद इनका बुलावा आ जाता है। ऑफिस में आओ, ऑफिस में आओ। मैं नहीं जा रही, मेरी टांगें हैं, कोई मशीन नहीं जो थके ना। बुलाते रहें जनाब, मैं भी अब पूरा घंटा लगा कर जाऊंगी। वो बुड़बुड़ाई और बोतल का ढक्कन खोले पानी पीने लगी। 1 घंटे बाद भी की जहमत करने की क्या ज़रूरत है, यहीं बैठी रहो। मुझे मज़े से पानी की घूंट भर रही थी, मुकाबिल से उभरी उस आवाज़ पे उछली और बौखलाती हुई कुर्सी से उठती चली गई। ज़यान को देखकर बेख्तियार उसके मुंह से पानी का फुआरा छूटा और सामने खड़े ज़यान की शर्ट को गीला कर गया। हाय अल्लाह! उसने जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखे और आंखें फाड़े अपनी कारकर्दगी पर नज़र डालने लगी। ज़यान लब बस्ता खड़ा भवें उचकाए कभी उसे और कभी अपनी शर्ट को देखता गया। आई एम सो सॉरी सर। अभी के अभी क्लास न लग जाए। तभी वह जल्दी से माजरत ख्वाह हुई। उसने सॉरी कहने में ही आफियत जानी। किस बात के लिए? मेरी शान में कसीदे पढ़ने के लिए या फिर इस बारिश के लिए जो भी बरसाई गई? वह सीने पे दोनों हाथ बांधे उसी टेबल से लग के खड़ा हो गया, जिसके सबब ही सब हुआ था। न उसका सर टेबल से लगता, न उसे गुस्सा आता, न ही गुस्से में वो ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ती थी। ज़यान के इस बात पे वह सटपटाई और नज़रें यहाँ वहाँ घुमाने लगी। कैसे? कौन से कसीदे? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो साफ मुकरी मगर साथ ही साथ चेहरे पर खिफ़त दराई थी। अच्छा, तो यानी मेरे कान बजना शुरू हो गए? वो बात की जान छोड़ने के मूड में न था। हाँ, हो सकता है कि आपके ज़बान फिसली तो जल्दी से दांत तो तले दबाई। नहीं तो मैंने तो ऐसा भी नहीं कहा। जल्दी से उसने ज़यान की बात की नफ़ी की और खज्जल से नज़रें झुका गई। ऐसा कहा या वैसा, उसे छोड़ो और जाओ मेरे रूम को क्लीन करो। मैं काम से जा रहा हूँ, जब आऊँ तो रूम नीट एंड क्लीन मिलना चाहिए। वो ऑर्डर देकर जाने का हुआ। क्या सफाई करूँ, वो भी मैं? मगर क्यों? उसके ऐसे ऑर्डर पर मुताज्जब रह गई। क्योंकि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। पर्सनल सेक्रेटरी पर जोर दिया गया। जी हाँ, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हो, ना कि मेड। उसने मेड पे कदरे जोर डालते हुए उसकी बात की तस्दीक की। बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर रूम में मेरे ज़रूरी कागजात हैं और भी ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहता वो आगे से पीछे हों। सब ज़रूरी चीज़ें एक तरफ तरतीब से रख देना, बस इतना सा काम है तुम्हारा। और ये काम तुम्हें मेरे कहे बगैर ही करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी जॉब में शामिल है। ज़यान की बात थी तो ठीक, वो सिर्फ उसे टेबल की सफाई का बोल रहा था या फिर जहाँ भी कागजात का बखेरा हो। मैं समझ गई, अभी कर देती हूँ। दिमाग में बात बैठी तो केबिन से बाहर निकल आई। गुड, काफ़ी जल्दी समझ जाती हो। अब ना मालूम उसने तंज किया था या वाकई वो जल्दी समझ आती थी। जो भी था, बस कहकर ज़यान लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। इस्तमराज से हटकर आज वो 9 बजे से कबल ही आ गई थी, यानी 8:30 ही ऑफिस मौजूद थी और अब लिफ्ट की जानिब बढ़ रही थी। लिफ्ट में कोई था, जब ही उसे इंतज़ार करना पड़ा। आखिर लिफ्ट खुली तो वो उजलत भरे अंदाज में आगे बढ़ी, मगर इस जल्दी के चक्कर में उसकी हील फिसलन ज़्यादा फर्श से आगे की तरफ को फिसली और बस सीधा सामने वाले से जा टकराई। सामने जो कोई भी था, इस अचानक अफ्तार पे पीछे को हुआ और लिफ्ट की दीवार से जा लगा। वो आंखें मीची उस अचानक डराने वाली शर्मिंदगी पे जिस पोजीशन में थी वहीं जमूद हो गई। उसे अपने करीब से मदहोश कर देने वाली निकत उठती महसूस हुई। वो उस खुशबू को पहचानती थी। ये वही खुशबू थी जो ज़यान के रूम में फैली हुई थी। खैर तो है, आज सुबह सुबह ही इतनी मेहरबानी। रही सही जो बेयकीनी थी वो उसके बोलने ने ही ख़त्म कर दी कि बस ज़यान ही है।
उसने हौले हौले सर उठाकर मासूमियत भरी सूरत लिए ऊंचे लंबे उस मर्द को देखा जिसके वो कंधों तक आती थी। हील पहनने के बावजूद भी वो मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट में चंद लम्हों के लिए तो वो जैसे मुस्तगरक ही हो रह गई। होश तो तब आई जब ज़यान ने उसके दोनों हाथों को बहुत नरमी से थामकर खुद से अलग किया। ज़यान के ऐसा करने पे उसे एहसास हुआ कि वो अभी तक उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे हुई थी। सॉरी ज़यान सर, वो बस मेरा जूता फिसल गया। उससे कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता कि उस शख्स से उसे माफ़ी मांगनी पड़ती। उससे कदरे दूर हटती हुई वो बोली, कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? तवक्को की बर्फ़ के खिलाफ नरमी से बोला, और बोला भी उसकी फ़िक्र। जी मैं ठीक हूँ। उफ, ये लिफ्ट से क्यों नहीं निकल रहा? उसकी मौजूदगी से खासकर इतने करीब होने से वो कंफ्यूज सी होने लगती थी। गुड, आज तो ठीक हो, मगर आइंदा भी ठीक रहोगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। अब उसकी इस बात का भला क्या मकसद हुआ? मैं समझी नहीं, इस बात से क्या मतलब है आपका? वो पूछ बैठी। मतलब ये कि आइंदा तुम मुझे हील पहने हुए नजर ना। वो हुक्मराने अंदाज में गोया हुआ। कब से मुस्कुराते उसके चेहरे पे अब सख्ती दर आई। साहब तासुरात मफकूद हो चुके थे, जबकि अहाना तो उसके पल पर बदलते रंगों पे हैरान ही रह जाती थी। कभी शहद जैसा मीठा लहजा, तो कभी खा जाने वाला अंदाज, तो कभी इंतहा की बेनियाजी। अगर मैं आपका ये हुक्म ना मानूँ तो? क्योंकि मैं कैसा पहनूंगी कैसा नहीं ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। वह ज़यान के हर हुक्म पे सर झुकाने वालों में से नहीं थी। मैं कोई आपकी गुलाम नहीं। वो भी दो बदो मगरजिश होने वाले अंदाज में होले से बोली, पर वह सुन चुका था। तुम्हें मैं गुलाम समझता भी नहीं, बल्कि तुम्हारा तो एक अलग मकाम है। अलग मकाम? बेइस्तफहामिया निगाहों से उसने ज़यान की तरफ देखा। तुम वो लड़की हो जो दिन के 7 घंटों में से 5 घंटे मेरे पास होती है, मेरे आस पास रहती है, मुझे सुनती है और सुनाती है, मेरे रूबरू बैठती है। मेरे साथ तुम्हारी एक अलग पहचान है, तुम मेरी ज़ाती वर्कर हो। ओह, तो मकाम से मुराद ये थी, जबकि वो कुछ और ही गुमान कर गई थी, और इस गुमान पे दिल किसी और ही लय में धड़का था। लोग तुम्हें मेरी ज़ाती वर्कर की हैसियत से जानते और देखते हैं, और ना सिर्फ लोग, बल्कि रोज़ इतने घंटे तुम मेरे आसपास रहती हो, मेरी आंखें सबसे ज़्यादा तुम्हें ही देखती हैं। तो अगर ऐसे में मैं तुम्हें अपनी पसंद में ढालना चाहूँ तो मेरी ये ख्वाहिश कुछ गलत भी नहीं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कल से हील्स मत पहनना। तो मतलब मत पहनना? अब कि उसने मतानत से अहाना को देखते हुए तवील बात कही, मगर बात का इख्तिताम हील्स पे ही हुआ। अहाना ने न ही हाँ कही न ही ना, बस चुप करके अपना फ्लोर सेलेक्ट करने लगी। मोहतरमा, मैं यहाँ लिफ्ट राइडिंग के लिए नहीं खड़ा जो ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर जाता रहूँ। मुझे तो निकलने दो। वो फ्लोर सेलेक्ट करने ही वाली थी जब ज़यान बोला तो उसका हाथ वहीं रुक गया। दिल तो चाहा कि उसे इसी लिफ्ट में कैद करके फ़रार हो जाए। जी बिल्कुल ज़यान सर, आप तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पे सजाए बोली तो उसकी इस जबरी मुस्कुराहट पे वो अपनी मुस्कुराहट दबाता बोला, बहुत शुक्रिया मोहतरमा, और फिर लिफ्ट से निकल गया। ये शख्स तो मेरी समझ से बाहर है। ऊंचा से बुड़बुड़ाती वो फ्लोर सेलेक्ट करने लगी। लिफ्ट का डोर बंद हुआ तो दीवार से टेक लगा के आंखें मूंद गई और लंबी सांसें भरने लगी, क्योंकि ज़यान के परफ्यूम की खुशबू अभी तक अंदर फैली हुई थी। वो आज बहुत थक चुकी थी और आते ही सो गई। 7 बजे की सोई, फिर वह 10 बजे उठी। जब उठी तो पेट में भूख के सबब मरोड़ से उठने लगी। उसने ऑफिस में लंच के नाम पे सिर्फ एक सैंडविच खाया था, और वो खाए भी अब 8 घंटे तो हो चुके थे। इस घर में खाने का एक असूल ये भी था कि जो टेबल पर आ गया सो आ गया, जो नहीं आता उसे स्पेशल बुलाया नहीं जाता था। हाँ, मगर अहाना के लिए नियाज़ी ने कई बार अपना ये असूल तोड़ा था। अपने ये असूल के मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की थी, क्योंकि उनके असूल उनकी मंशा। वे जब कभी नहीं आती थी तो उसे बुलावा ज़रूर भेजा जाता था। आज भी वह जानती थी कि मुलाजमा बुलाने ज़रूर आई होगी, मगर सोए होने के सबब वह उसकी दस्तक सुन ना सकी होगी। उसका उठकर नीचे जाने का कोई मूड न था। तभी दरवाज़ा खोलकर शीना को आवाज़ें देने लगी। जब शीना का जवाब आया तो उसे खाना लाने का बोलकर दरवाज़ा खुला ही छोड़े फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर निकली तो मैदे को उकसाती खुशबू नथनों से टकराई। भूख की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने लगा तो उसने भी मज़ीद देरी न की और खाना शुरू कर दिया। मगर अभी एक निवाला ही लिया था कि हाथ वहीं मुंजमद हो गए, क्योंकि आज बटर चिकन बना था, जो कि अहाना और जाविश का पसंदीदा था। अहाना ख़ास तौर पर जाविश से फरमाइश करके बनवाया करती थी और फिर दोनों मिलकर खूब मज़े से खाती थी। मगर उसके बाद से तो अहाना ने बटर चिकन खाना ही छोड़ दिया था। मगर जितनी भूख लगी हुई थी उसका ध्यान ही ना गया। वह झट से एक निवाला ले गई, मगर अब मज़ीद लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाली खाली आंखों में अब पानी आ ठहरा था। दिलो दिमाग कहीं दूर, कहीं बहुत पीछे जा पहुँचा था। माजी, मॉम जल्दी से खाना लगवा भी देना, भूख लग रही है। वो स्कूल से आती ही भूख भूख की दुहाइयाँ देने लगी। अभी लगवाती हूँ, आज तो मैंने अपनी बेटी के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाई है। तुम ऐसा करो, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, तुम्हारे आने तक खाना लगा होगा। सुर्खों सफ़ेद रंगत, मुतनासिब जिसामत और दिलकश नकूश की मालिक जाविश, जो कि अपनी बेटी का आइडियल थी, उसे देखती मोहब्बत से बोली,
सच मॉम, फिर तो मैं यूं गई और यूं आई। मैं चुटकी बजाती भाग गई, जबकि उसके जाने के बाद जाविश के चेहरे की मुस्कुराहट मान पड़ गई, ऐसे जैसे अहाना के सामने लाई जाने वाली मुस्कुराहट जबरी हो, महज उसको दिखाने के लिए कि वो ठीक है, खुश है। मॉम, डैड खाना नहीं खाएंगे क्या? खाने के दौरान अहाना ने पूछा, जबकि जाविश खुद भी सिर्फ चिड़िया की तरह चुन रही थी, खा नहीं रही थी। मैंने पूछा था। कहने लगे, तुम लोग खा लो, मुझे जब भूख होगी मैं खा लूँगा। जाविश ने बेनियाजी से नियाजी के कहे अल्फाज उसके सामने दोहरा दिए तो अहाना समझ गई कि भूख तो होगी, मगर खुद ही इनकार किया होगा खाने से। कई महीनों से घर में जो माहौल चल रहा था, जो बेसकूनी छाई हुई थी, इंतशार फैला हुआ था, उसके सबब सभी डिस्टर्ब थे, खासकर अहाना। मगर वो माँ के सामने नॉर्मल रहने की फनकारी करती, जबकि माँ उसके सामने दोनों ही दिखावा करती थी कि सब ठीक है, मगर जानती दोनों ही थी कि कुछ भी ठीक नहीं है। बस मॉम, मेरा तो हो गया लंच। बटर चिकन हमेशा की तरह बहुत लज्जत बख्श था, मज़ा आ गया खाकर। अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। खाने की तारीफ करती उसका गाल चुमे वजीने फलांग गए, जबकि लंच तो उसने ढंग से किया नहीं था। एक से भी ज़्यादा रोटी की भूख थी, मगर वो आधी रोटी पे हाथ पीछे खींच गई। जाविश ने बेबसी से उसकी छोड़ी आधी रोटी को देखा और एक अफसोस भरी सांस खारिज करती खुद भी खाना वहीं छोड़े उठ गई। 2 घंटे जब गुजरे तो उसे नियाजी की भूख की जो फिक्र थी वह मजीद सताने लगी। उसने ट्रे में खाना सटाया और कमरे में चली गई। नियाजी बेड पे बैठे लैपटॉप गोद में रखे ऑफिस का काम करने में मुनहमिक थे। आज वो ऑफिस नहीं गए थे। नियाजी, आपके लिए खाना लाई हूँ, कितना वक्त ऊपर हो गया, खा लें प्लीज़। लहजे में किस कदर इल्तमास थी, मगर शायद सामने वाले ने इस फिक्र, इस मोहब्बत को गैर अहम समझना शुरू कर दिया था। ले जाओ, मुझे नहीं खाना। खाने और खाना लाने वाली पे एक उचटती निगाह तक डालने की जहमत न की। वो ट्रे उठाए बावजूद उनके मना करने की भी खड़ी रही। प्लीज़ नियाजी, थोड़ा सा तो। जब कह दिया है कि नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना, चली जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। बाकी के अल्फाज, बाकी की मिन्नत और समाजत तो मुँह में ही रह गई जब वो ज़ोर से ट्रे को हाथ मारते चिल्ला उठे। ट्रे और उस पर मौजूद बर्तन लड़कते हुए फर्श पे दूर जा गिरे। मत आया करो मेरे सामने, मत दिखाया करो ये बनावटी फिक्रें, ये झूठी मोहब्बत। चली जाओ अपने उसी आशिक के पास जिसके साथ होने से तुम्हारे अंग अंग से मोहब्बत और शादमानी फूटती है। ये दिखावे मेरे सामने मत किया करो, आई समझ? नियाजी उसे अपने लफ्ज़ों की मार मार रहे थे, जबकि जाविश खड़ी बस घुटे घुटे आंसू बहाती रही। तुम जैसी फरेबकार की अब मेरे दिल में कोई जगह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि मेरे सामने मत आना। इस घर में तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि तुम जैसे बदकिरदार माँ का साया भी उस पर पड़े। उनके इस लहजे में जिससे कभी शहद टपकता था अपनी उसी बीवी के लिए, पर अब उसी के लिए जहर टपकना शुरू हो चुका था। दिन ब दिन उनका लहजा जाविश के लिए बसीला और हमूजियत भरा होता था। मैं बदकिरदार नहीं हूँ नियाजी, अहाना की माँ बदफेल नहीं है, मेरा यकीन करो। मत रहो मुझसे बदगुमान, मत करो मेरे साथ ऐसा सलूक। मैं मर जाऊंगी नियाजी आपकी ऐसी बेलतफाती पे। आप जानते हो, नहीं आप नहीं जानते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ नियाजी, मुझ पे एक बार एतबार करके देखो। मैं आइंदा हमदानी से कभी नहीं मिलूंगी, बल्कि मैं तो पहले भी नहीं मिली। जो भी था बस अनजाने में था, वो मुलाकात प्लान्ड हरगिज़ नहीं थी। वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है, कैसा है कैसा नहीं ये आप भी तो जानते हैं, फिर क्यों गलतफहमियों का शिकार हो रहे हैं? रोती हुई मैं नियाजी के सामने उसके दोनों हाथ थामे बैठ गई और उसे खुद पे एतबार करने का अल्तजा करने लगी। तो तुम मर ही जाओ ना, ये ज़्यादा बेहतर है। और क्या कहा तुमने कि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है? हा हा हा, अच्छा मजाक है, दोस्त नहीं आशिक बोलो। और सही कहा कि वो कैसा है कैसा नहीं। मैं उसे जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि वो कमीना सफलर यूनिवर्सिटी से तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पास रहने के चक्करों में होता था, पागल था तुम्हारी मोहब्बत में, मरता था तुम पे। बल्कि आज भी ऐसा ही है। और हाँ, तुम्हें प्रपोज भी तो किया था उसने। उसी से क्यों ना कर ली तुमने शादी? क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने, मुझे फरेब देने के लिए? वह दरुश्ती से गोया हुए और बेमोहरी से उसके हाथ परे झटके। मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। हुई होगी मोहब्बत उसे मुझसे, मगर मुझे तो नहीं है ना। मुझे तो आपसे है ना नियाज़, सिर्फ आपसे। वो तड़पी। झूठ बोलती हो तुम, झूठी हो तुम। तुम्हें तब ना सही, मगर अब तो हो गई है। अच्छा लगने लगा है वो तुम्हें, दिल मचलने लगा है उसके लिए। तभी उससे मिलती हो, तभी इतना हंस हंस के उससे बातें करती हो, तभी उसे रोकती नहीं जब वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है, तुम्हारे लिए स्टेज पे खड़े होकर गाने गाता है और तुम मना करने के बजाय खिलखिला पड़ती हो। क्या मैं बेगैरत हूँ जो ये सब चुपचाप देखता हूँ? बताओ, रजील, नाकिसुल अकल या पागल समझ रखा है मुझे जो ये सब बर्दाश्त करता रहूँगा? वो गुस्से से धाड़ उठे। तुम उठो, अभी के अभी उठो और निकलो मेरे कमरे से।
اس کے اٹھنے کا انتظار کیے بنا خود ہی اسے بازو سے کھینچتے ہوئے دروازے تک لائے اور جھٹکا دے کر باہر کو کیا، مگر وہ گرنے کی بجائے کسی سے جا ٹکرائی، اور وہ کوئی یقیناً اہانا تھی جو کب سے کھڑی سب سن اور سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ماں کو تعصب بھری جبکہ باپ کو تنفر بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی ان تنفر بھری نظروں سے نیازی کے دل میں بے انتہا تکلیف اٹھی اور انہیں زاوش پہ مزید غصہ آیا۔ دیکھ رہی ہو تم کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی مجھے جلاد سمجھنے لگی ہے، تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ دیکھو اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت بھر گئی ہے میرے لیے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے مکار عورت۔ وہ جو آہانہ سے ٹکرا کر کمرے سے نکل نہ پائی تھی، اب کہ نیازی نے اسے دہلیز سے نکال باہر کیا اور دروازہ منہ پہ بند دے مارا، کیونکہ آہانہ بھی پیچھے ہٹ چکی تھی گرتی ہوئی ماں کو سنبھالنے کے لیے۔ زاوش جس قدر ٹوٹ چکی تھی اس وقت اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو بیٹی کی باہوں میں بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ جتنی کوشش کرتی تھی کہ اپنے لڑائی جھگڑوں کو کمرے تک محدود رکھے، آہانہ سے مخفی رکھے، اتنا ہی اپنی اس کوشش میں ناکام ٹھہرتی۔ روئیں مت موم، میں جانتی ہوں کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، ڈیڈ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بہت برے ہیں۔ کم عمری میں بھی وہ گھر میں چھائے ماحول کے سبب ناسمجھی والی باتیں بھی سمجھنے لگی تھی، اچھے بڑے صحیح غلط کو سمجھنے لگی تھی، مگر بے بسی یہ تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ لگے بچوں کی طرح زاروں کی تار روتی ماں کو چپ کروانے لگی۔ آنکھوں میں چند آنسو نہیں بلکہ آنسوؤں کا سیلاب آ ٹھہرا تھا، اور اس سیلاب کی خبر تب ہوئی جب ہاتھوں پہ جا بجا نمی محسوس ہوئی۔ وہ چونکی اور سر جھکا کر دیکھا تو دونوں ہاتھوں کی پشت اس کے آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا آیا تھا، جب بھی ماسی کے سینے پھلانگ کر حال کی دہلیز میں واپس لوٹتی تو آنکھیں کبھی پہلے کی طرح خالی و خشک نہ رہتی، ہر بار ننھے موتیوں سے بھر جاتی، اور پھر اسے ہاتھ اٹھا کر ان موتیوں کو سمیٹنا پڑتا۔ ابھی بھی اس نے ایسا ہی کیا، اپنی آنکھیں اور گال رگڑ رگڑ کر صاف کیے۔ زندگی میں کچھ تکلیفیں اور غم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے، بلکہ تعمر کا ناسور بن کے رہ جاتے ہیں اور انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کیے جاتے ہیں۔ آہانہ کے درد و غم بھی ایسے ہی تھے جو پچھلے 15 برسوں سے اس کے ساتھ ہی چلتے آ رہے تھے، کسی پل سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ کھانا کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر خوشبو ابھی بھی نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ پیٹ بالکل خالی تھا مگر اس کا دل کھانے سے بیزار ہو چکا تھا۔ شینا، شینا، وہ چلائی تو شینا فوراً حاضر ہوئی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں بٹر چکن نہیں کھاتی؟ معلوم ہے نا؟ اچھے سے معلوم ہے تو پھر کیوں لے کر آئی؟ اسے دیکھتے ہی وہ جھڑکنا شروع ہو گئی تھی۔ بھول گئی تھی میڈم، وہ شرمندہ ہوئی۔ اتنے سالوں سے یہ بات جانتی ہو تم، پھر آج کیسے بھول گئی؟ بس دھیان نہیں رہا، میں یہ لے جاتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ اور لے۔ نہیں، کچھ لانے کی ضرورت تھی، بس یہ لے جاؤ۔ آہانہ نے کچھ بھی کھانے پینے سے منع کر دیا اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر دینا۔ وہ ٹرے اٹھائے آگے بڑھی اور پلیٹ پلٹ کر اس بات پر سر ہلایا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مزمحل اور ہارے سے انداز میں اس نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور اپنی ویران روکھی پھیکی بدمزہ سے زندگی کے لمحات کے کڑوے خون بھی بڑھنے لگی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔